नमस्कार, स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच आज सोमवार को कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की बेहद अहम बैठक हुई और इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हुए जो सदस्य हैं संसदीय समिति के। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में संसदीय समिति के सदस्यों के अलावा विधि आयोग और भारत सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। बैठक में भाग लेने के लिए अलग अलग दलों के 31 सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से 20 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 17 सांसद मौजूद रहे। बैठक में विधि आयोग, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग द्वारा जारी परामर्श पत्र पर चर्चा की गई। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों से सुझाव और सलाह मांगे थे और विधि आयोग को 19 लाख से अधिक सुझाव जनता से मिले हैं। बैठक से पहले समिति के सभापति सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस बैठक का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और अनेक राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक विमर्श भी इस पर जारी है। इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय और ये भी जानेंगे कि क्यों जरूरी है समान नागरिक संहिता और कैसे है इसके आगे लागू करने की राह। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शलभमणि त्रिपाठी जो कि प्रवक्ता हैं भाजपा के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, और डीके दुबे। ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है। हम चर्चा जारी करेंगे आप लोगों से, आपकी टिप्पणी भी लेंगे, लेकिन हम एक बार जरूर दर्शकों को बताते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता। संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य का अर्थ जो सरकार है वो भारत के पूरे क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर कानून में कोई भेदभाव नहीं होगा और सबके लिए एक ही कानून लागू होगा। अगर कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही जाती है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में है और यह नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। और संविधान के नीति निर्देशक तत्व के साथ ही साथ जब संविधान बन रहा था तो कैसे और क्या चर्चा हुई। सबसे पहले 23 नवंबर 1948 को इस मामले में चर्चा हुई संविधान सभा में। समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव बॉम्बे के कांग्रेस सदस्य मीनू मसानी ने रखा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, हंसा मेहता, जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक कांग्रेस के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का जमकर समर्थन किया और विरोध करने वालों में मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, हसरत मोहानी समेत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अनेक सदस्य शामिल रहे। और जो यूसीसी के पक्ष में तर्क दिए गए संविधान सभा में, यह कहा गया कि के.एम. मुंशी ने कहा कि संविधान के ये प्रावधान मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान में प्रस्तावित मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। खास तौर से इससे लैंगिक समानता आएगी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उनका यह कहना था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने कहा कि मुस्लिम सदस्य कहते हैं कि समान नागरिक संहिता मुसलमान नागरिकों के बीच अविश्वास और कटुता लाएगी। मैं कहता हूं इसके विपरीत होगा। समान नागरिक संहिता समुदायों के बीच एकता का कारण बन सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। देश में विवाह, विरासत आदि मामलों को छोड़कर पहले से ही कई समान नागरिक संहिताएं हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म के आधार पर कैसे इतनी जगह को घेरा जा सकता है और कि कैसे धर्म ही पूरे जीवन को ढक ले और विधायी नियमों को धरातल पर उतरने से रोक दे। उन्होंने कहा कि आखिर हमें यह आज़ादी किस लिए मिली है। हमें यह आज़ादी हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। और अंत में इस बहस के निष्कर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वैकल्पिक व्यवस्था है। यह अपने चरित्र के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांत होगा और इसी वजह से राज्य तत्काल यह प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन राज्य जब उचित समझें तब इसे लागू कर सकते हैं। तो ये राय थी हमारे संविधान निर्माताओं की। संविधान सभा में इसका विस्तृत विमर्श हुआ और आज राजनीतिक विमर्श भी इस मुद्दे पर जारी है। अलग अलग स्टैंड है अलग अलग राजनीतिक दलों का। शलभमणि त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रोफेसर राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और डीके दुबे साहब जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, कानून मामलों के जानकार हैं।
सबसे पहले शलभ मणि, आपसे जानना चाहेंगे, एक विधान एक प्रधान, दो विधान दो प्रधान दो निशान, 370 से जुड़ा हुआ प्रावधान था, वो समाप्त हुआ। अब साफ तरीके से बीजेपी अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता पर कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। किस रूप से देखते हैं? और तब जबकि अभी भी इस मामले में राजनीतिक एक राय नहीं है, भले ही ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। नहीं, देखिए, आपको स्पष्ट तौर पे पता होगा कि इसको लेकर लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, और सुझाव कोई भी दे सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, कोई पत्रकार हो, कोई कलमकार हो। एक पूरी की पूरी वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए इस दिशा में काम हो रहा है, और इस दिशा में काम करने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमेशा एक बहुत बड़े तबके के अंदर ये सवाल रहता था जहन में कि क्या कारण है कि दो तरह के कानून, तीन तरह के कानून इस देश में चलते हैं, और उसकी वजह से बहुत बार आप देखिए बहुत तरह की समस्याएं आती रही। आपने पीछे देखा होगा कि 3 तलाक का एक विषय था। 3 तलाक का विषय जब शाहबानो प्रकरण आया था, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अमानवीय, इसको हटना चाहिए। लेकिन उस वक्त की सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी, और पूरा का पूरा 3 तलाक का जो मसला था वो पलट दिया गया। आज की तारीख में देश इस बात के लिए एक तरह से तैयार हो चुका है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे संविधान सभा के और जो हमारे विद्वत जन रहे हों, आप उनकी भावना को समझिए। उनका ये मानना था कि नहीं, ये लागू होना चाहिए, और देश जब इसकी जरूरत महसूस करेगा इसको लागू करेगा। आज देश इसकी जरूरत महसूस कर रहा है, और यही वजह है कि इसको लेकर एक जनमत संग्रह कराया जा रहा है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, और हम सबको पूरा विश्वास है कि सबकी विचारों के साथ, सबके सुझाव के साथ एक जो रूपरेखा बनेगी, एक इस देश को शक्तिशाली करने में, इस देश को समृद्ध करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगी। 19 लाख से अधिक सुझाव जनता ने भेजे हैं। प्रोफेसर राहुल लाल जी, आपसे जानना चाहते हैं, भाजपा का स्टैंड एकदम साफ है, लेकिन अभी भी अगर देखें, कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है और साथ ही साथ लंबे समय तक कानून के निर्माण, माफ करिएगा, लंबे समय तक शासन करने के बाद ये उनके ऊपर आरोप लगता है कि राजनीतिक हित के कारण, वोट बैंक के कारण शाहबानो जैसे प्रकरण भी सामने हैं। ऐसा मुद्दा जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, ऐसा मुद्दा जो कि सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है, सामाजिक समरसता की ज़रूरी है, उस पर राजनीतिक दलों की बटी हुई राय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समान नागरिक संहिता भारत के संदर्भ में एक बेहद संवेदनशील मामला है। देखिए, आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि संविधान निर्माताओं के समक्ष उसी समय सोचिए कि उनके पास विकल्प थे। जब नीति निर्देशक तत्व एक तरह से वो बाध्यकारी नहीं था, और वहीं पर फंडामेंटल राइट का भी निर्माण किया गया, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये एक तरह से अल्पसंख्यकों को कुछ वैसे विशेषाधिकार दिए गए, और उसके अलावा भी धार्मिक अधिकार हमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28, इन सभा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी रहा। तो देखिए, जहां तक संविधान निर्माताओं को लगा कि वो समय, वो परिस्थितियां नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी इसमें करना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि अनुच्छेद 44 किसका हिस्सा है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, वो एक तरह से नीति निर्देशक, और उसी में समान नागरिक संहिता के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। लेकिन अगर आप समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, माइनॉरिटीज के जो राइट है, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए, वहां पे कोई भेदभाव की स्थिति नहीं हो। नंबर 1 की। नंबर 2, देखिए कि जो इसके पहले जो 21वां विधि आयोग था, उसने कुछ बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उससे भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ है, उसके संहिताकरण की जरूरत है। आप अगर वहां पे कोई कमी है, तो चूंकि हमें एक विविधता में एकता भी बनाए रखना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान हम लोगों ने अमेरिका में, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से विविधता में एकता तो बनाए रखना ही है। हम आपकी ही बात को जारी रखेंगे प्रोफेसर राहुल लाल जी। हम एक बार कानूनी नजरिए से भी दर्शकों को बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है समान नागरिक संहिता के बारे में। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से उहापोह का और भ्रम का माहौल बना रहता है। ऐसे हालात में सरकार अगर चाहे तो एक कानून लाकर ऐसी परिस्थितियां खत्म कर सकती है। क्या सरकार ऐसा करेगी? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये कर देना चाहिए, ये साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में अब तक समान नागरिक कानून लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्व के तहत उम्मीद जताई थी कि भविष्य में ऐसा किया जाएगा। साल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए।
इसके बाद 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संसद को समान पारिवारिक कानून लाने पर विचार करना चाहिए ताकि लोग अलग अलग कानूनी बाध्यताओं से और बाधाओं का सामना किए बगैर स्वतंत्र रूप से मिलजुल कर रह सके। 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक समान नागरिक संहिता संवैधानिक जरूरत है और 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की भी व्याख्या की। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में बेटियों को भी बेटों के तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना। 2018 में विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि समान नागरिक संहिता पर कोई आम सहमति नहीं होने के कारण पर्सनल लॉ में ही थोड़े सुधार करने की जरूरत है। 2018 में विधि आयोग की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पर्सनल लॉ की आड़ में मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और इसे दूर करने के लिए कानूनों में बदलाव करने चाहिए। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ और कानून मामलों के जानकार डीके दुबे भी हैं। डीके दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इससे पहले प्रोफेसर राहुल कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों के हित या एक राजनीतिक मुद्दा दिए जाने की कोशिश कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है, एक राजनीतिक विश्लेषक से हम वो अपेक्षा भी खैर नहीं करते। साफ तरीके से कहा गया कि पर्सनल लॉ की आड़ में अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो समान नागरिक संहिता जरूरी है। क्या है कानूनी स्थिति? भले ही नीति निदेशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अपेक्षा की गई कि समय आने पर जरूर लागू हो। मैं आपको बताता हूं कि संविधान जिस समय बन रहा था उस समय 3 रीडिंगें हुई थी और ये दूसरा ड्राफ्ट था। आर्टिकल 35 उस समय ओरिजिनल बेसिक ड्राफ्ट हुआ करता था, उसका आर्टिकल 35 है, आज का 44 है। जी। पहले ड्राफ्ट में जो सबसे पहले ड्राफ्ट रखा गया तो उसमें इसको फंडामेंटल राइट की तरह रखा गया था और उसमें मुस्लिम सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किए जाने पर और ये कहा जाने पर कि साहब हमें थोड़ा समय दे दिया जाए ताकि हम इसको मेन स्ट्रीम में ले आए, उसके बाद इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रखा गया था। जी। इससे पहले एक बड़ी घटना हो चुकी थी, बड़ी घटना से मतलब एक बड़ा परिदृश्य आ चुका था। ये जो एक रूपता है उसको लेकर हमारे पास 4 तरह के स्टेट हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और चारों स्टेटों में फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस अलग अलग हुआ करता था। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम जब हो रहा था तब ऐसा स्टेटस बनाया गया था। 10 अक्टूबर सन 1949 को के.एम. मुंशी ने एक चिट्ठी पढ़ी सरदार पटेल की और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि देखिए भारत में रहने वाले एक भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट अलग अलग हों ये संभव नहीं है और भारत के लिए उचित भी नहीं है। इसलिए ये जो पार्ट ए बी सी डी स्टेट हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के पर्पस से भारत में एक ही राइट सबका होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 370 इसका एक्सेप्शन था और आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में जो निवासी थे उनके विषय में हमने सबने देखा कि कितना ज्यादा घोर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। इस मामले में भी ये तय हुआ था कि नहीं हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में इसको रखना है, लेकिन बाद में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रख दिया गया क्योंकि उस समय पार्टीशन हुआ था और ये कहा गया था कि नहीं अभी थोड़ा समय देना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आ जाए। अब यहां पर जो अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि विधि आयोग ने कुछ नहीं कहा, 21वें विधि आयोग ने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है और ना ही कोई रिकमेंडेशन की है। उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें सभी धर्मों के जो 5 विषय हैं उन 5 विषयों में मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस सबके विषय में उन्होंने कहा कि सबकी क्या प्रैक्टिसेस हैं। इसका मतलब लोगों ने निकाला कि विधि आयोग अभी कोई रिकमेंडेशन करने के मूड में नहीं है और विधि आयोग कह रहा अभी सब ठीक चल रहा है। ऐसा विधि आयोग की कोई रिकमेंडेशन आई ही नहीं है और ना ही कोई उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, कंसल्टेशन पेपर है। अब विधि आयोग ने जो दोबारा मांगा है वो 3 वर्ष का समय देने के बाद अब इसमें वो रिकमेंडेशन करेंगे जो पिछला उन्होंने रिपोर्ट वो कंसल्टेशन पेपर बनाया था और फिर उसके बाद फिर से आपसे और वो सुझाव और परामर्श की प्रक्रिया जारी है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक भी हुई। हम चर्चा जारी रखेंगे, तीनों खास मेहमानों से उनकी राय भी जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं?
सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं एक देश एक विधान समान नागरिक संहिता के जो प्रावधान हैं उनसे संबंधित आज हम चर्चा कर रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक, और DK दुबे जी जो कि संविधान और कानून मामलों के जानकार हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए हमेशा इस मुद्दे को एक राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की। इससे पहले आपने चर्चा की, जब शाहबानो प्रकरण हुआ कानून बदल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की निर्णय को पलट दिया गया। क्या ज़रूरी है इस राष्ट्रीय महत्व के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक छींटाकशी किया जाना? क्योंकि चाहे कानून देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट देखें या फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस देखें, वो साफ तरीके से कहते हैं कि एक ही घर में 2 कानून चलाना मुमकिन नहीं होगा सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए अपनी राजनीति महत्वपूर्ण है, देश बाद में है। जिनके लिए देश महत्वपूर्ण है, अपनी राजनीति पीछे है, वो देश के हिसाब से फैसले लेते हैं, देश के हिसाब से अपनी राय रखते हैं। मैं भी समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुन रहा था, संभवतः ST हसन साहब उनका नाम है। वो ये कहते हैं कि हम शरीयत को मानेंगे, हम शरीयत को मानने वाले लोग हैं, हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे। अगर हमारे कानून में कोई छेड़छाड़ की गई तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे। अब जरा कल्पना करिए कि इस देश में आजादी के 7 दशक बाद इस हिंदुस्तान को, इस माटी को प्यार करने वाला एक एक व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको एक अपने पूज्य ग्रंथ की तरह रखता है। इसके बावजूद एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं साहब, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। तो देश को ताकतवर करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता है। और ये कानून पूरे देश को एक सूत्र में पिरोएगा। ये कानून पूरे देश को सशक्त करेगा और तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हम सब कहते हैं कि बीच बीच में आपने तमाम सारे निर्णय दिखाए, ऑनरेबल कोर्ट के दिखाए, तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। ऐसी परिस्थिति आखिर आती क्यों है? और देश अगर एक है तो देश के भीतर कानून भी एक होना चाहिए और सबकी राय लेकर, सबका मशवरा लेकर, सबकी भावना के साथ इस काम को किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सुशील मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा भी, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो देश का राष्ट्रीय विषय है। तो इस पर मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि जो लोग भी इस देश को प्यार करते हैं उनको राजनीति से ऊपर हटके, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा से ऊपर हटकर ये देखना चाहिए कि देश को आज इस कानून की जरूरत है और इस कानून के पक्ष में जो सुझाव दे सकते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं किसी प्रकार का, तो एक सकारात्मक सुझाव की उनकी दे सकते हैं। उसका कयास भी नहीं लगाना चाहिए, अभी स्वरूप भी नहीं आया। एक समावेशी समग्र स्वरूप में इसे लागू करने की जो प्रक्रिया चल रही, उस प्रक्रिया के पहले ही छींटाकशी अनावश्यक लगती है। प्रोफेसर राहुल लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले आप कह रहे थे विधि आयोग की रिपोर्ट और दूसरी चीज़ें, मैंने इसके पहले दिखाया किस तरीके से संविधान सभा में बहस हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तरीके से कहा कि कानून, संविधान बनाना, संविधान का कंपाइलिंग करना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष होना, इससे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण और गर्व की विषय है हिंदू उत्तराधिकार विवाह नियम जैसे मामलों में संशोधन किया जाना। उस समय 1955-56 में वो संशोधन किए गए, आज कानून का हिस्सा है, समाज उसी तरीके से चल रहा है। क्यों राजनीतिक दल इसको कहीं विशेष तरीके से, धर्म विशेष से जोड़ देते हैं? केवल शरीयत या फिर अल्पसंख्यक या मुस्लिम ही प्रभावित नहीं होगा, जैन, पारसी, सिख, हिंदू, सबके अधिकारों में परिवर्तन आएगा। और वो जो परिवर्तन आएगा महिलाओं की स्थिति में, गोद लेने की स्थिति में, तलाक या फिर विवाह विच्छेद जैसी स्थिति में समानता हो, दिक्कत कहाँ है? नहीं, बिल्कुल समानता स्थापित होनी चाहिए और समानता का पूर्ण समर्थन किया जाता है। देखिए, शलभमणि जी की बातों को सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि आज शलभमणि जी जो है कि धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे,
लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तब नहीं, वो सब चीजें छोड़िए, उस मुद्दे पर कभी और डिस्कस कर लेंगे। मैंने ये पूछा कि संविधान निर्माताओं की अपेक्षा थी, संविधान निर्माताओं ने खुले तौर से वक्तव्य दिए, वो प्रयास हुए, हिंदू विवाह उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संशोधन 55-56 में ही हो गए। ये क्यों राजनीतिक दल वितंडा खड़ा करते हैं तब, जबकि हित सबके प्रभावित होंगे लेकिन हित सबके सधेंगे भी? ये सवाल ये है, वो छोड़िए उत्तर प्रदेश और अन्य वक्तव्य, इनमें क्या दिक्कत कह रहा हूं कि देखिए, इसमें दिक्कत क्या है मैं बता देता हूं। दिक्कत यह है कि आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसकी चर्चा तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन आप सोचिए कि भारतीय समाज कितना अलग अलग ढंग से विभाजित है। ये समाज, आप सोचिए कि इसके विरोध करने वालों में केवल जो है कि मुस्लिमों के आधार पर से नहीं देखना चाहिए, आप आदिवासी समुदाय भी इसका विरोध कर रहा है। भारत में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है। आप बताइए, उनके लिए आप यूनिफॉर्म नियम कैसे बनाएंगे? आप उनके लिए उत्तराधिकार के वही व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं? तो आप एक बहुत ही समग्र रूप से, जो अश्विनी जी आपने जो यहाँ पे चीजें हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए तो एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत है जी। इसी संवेदनशीलता विचार तो होना ही चाहिए, लेकिन स्वरूप देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम चर्चा जारी रखेंगे, डीके दुबे की भी राय लेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम चलते चलते आखिरी सवाल लेंगे डीके दुबे आपसे, बेहद संक्षेप में, बहुत कम समय है। राजनीति किया जाना कितना गैर जरूरी, क्योंकि हित सबके प्रभावित होंगे लेकिन लाभ सबको मिलेगा? देखिए, बात तो यही है कि जो विभिन्नता की बात कर रहे हैं वही तो एक करना है ना। भारत में जो अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट है वही तो एक करना, भारत को एक ही तो करना है। भारत को एक करने के लिए सबसे पहले आपको कानूनी जामा तो पहनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तो शुरू होंगे। अगर कानूनी जामा ही आप शुरू में नहीं पहनाएंगे और विविधता आप कानूनों में ही रखेंगे तो फिर जनता तो वैसे रिएक्ट करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है, तो आर्टिकल 25 में यह भी दे रखा है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ लॉ इज इन इन्फोर्समेंट इन इंडिया। भारत में जो कानून इन्फोर्समेंट में है उनके मातहत स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता एक्सक्लूसिव स्वतंत्रता नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट के ऊपर बैठ जाएंगे जाके। और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन का तर्कपूर्ण अधिकार भी वही संविधान संसद को देता है। बहुत बहुत धन्यवाद शलभमणि त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए, प्रोफेसर राहुल लाल जी और डीके दुबे जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो देश की एकता, अखंडता और साथ ही साथ संविधान निर्माताओं के सपनों को भी साकार करने के लिए समान नागरिक संहिता भले ही नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा रही हो, लेकिन उसे समय पर, वक्त पर एक समावेशी स्वरूप में लागू करने की अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने भी की और ये संवैधानिक अपेक्षा भी थी। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।